हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आज हम बात करेंगे T50 के बारे में। सेवेंटीज़ में जहां अमेरिका के लिए F-15 और F-16 मेन फाइटर्स बन के सामने आए, वहीं 80s में रशिया के लिए इन रोल्स में थे MiG-29 और Su-27। ये चारों ही फोर्थ जनरेशन फाइटर्स हैं जिन्होंने एविएशन हिस्ट्री में अपना एक नाम बनाया है। लेकिन इसके साथ ही डिज़ाइनर्स को ये भी पता था कि फिफ्थ जनरेशन में पहुंचने के लिए उन्हें इनसे भी आगे बढ़ के कुछ सोचना होगा। दोनों ही देशों में 80s के बाद से फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स के बारे में सोचना स्टार्ट हो गया था। अमेरिकन्स ने इस पे तेज़ी से काम करना स्टार्ट किया क्योंकि पहली बार रशियन प्लेन्स टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिकन फाइटर्स के बराबर आ गए थे। अमेरिका की तरफ से जो दो प्रोटोटाइप 90s में आए वो थे बोइंग और जनरल डायनेमिक्स का YF-22 और नॉर्थरॉप एंड मैकडॉनल्ड डगलस का YF-23। एक कंपटीशन के बाद YF-22 को और डेवलपमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया। 92 में हुए एक क्रैश के बाद इसका डेवलपमेंट 5 साल के लिए रुक गया। नए एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली फ्लाइट ली 1997 में। यही एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर बना जिसको 2002 में US एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया। इसके साथ ही 90s में एक और प्लेन के डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ जिसको F-22 से छोटा और सस्ता होना था, लेकिन साथ ही ज़्यादा वर्सेटाइल भी होना था। इसके लिए भी दो कॉम्पिटिटर्स थे, बोइंग का X-32 और लॉकहीड मार्टिन का X-35। रशिया में फिफ्थ जनरेशन फाइटर के काम में बहुत डिले हुआ। इसके बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि पॉलिटिकल क्राइसिस, USSR का कोलैप्स, बजट कट्स एटसेट्रा। शुरू में मिकोयान डिज़ाइन ब्यूरो को लीड डेवलपर बनाया गया था। एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट 1994 में बना जिसको कोड 1.44 कहते हैं। ये एक डेल्टा विंग डिज़ाइन था जिसमें एक डक लेआउट यूज़ किया गया था। इस लेआउट में हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स जो जनरली विंग के पीछे रहते हैं उनको विंग्स के आगे लगाया जाता है। ऐसा ही लेआउट यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिपन में भी है। मिकोयान ने इसी तरह का डिज़ाइन 1944 में MiG-8 के नाम के एक्सपेरिमेंटल प्लेन में भी किया था जो 1.44 पे जाके यूज़ हुआ। फंडिंग की कमी के चलते प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का काम रुक गया, लेकिन 1999 की एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन के बाद इसका काम फिर से स्टार्ट हुआ और फरवरी 2000 में एक बार फिर से MiG-1.44 ने उड़ान भरी। लेकिन MiG-1.44 अकेला प्लेन नहीं था जिसको कि फिफ्थ जनरेशन के लिए तैयार किया जा रहा था। सितंबर 1997 में सुखोई S-37 ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट करी। आगे चल के इसी प्लेन को बरगुट का नाम दिया गया और इसको ऑफिशियल डेजिग्नेशन मिला Su-47 का। इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अनकन्वेंशनल है। ये स्वेप्ट विंग तो है लेकिन आगे की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग डिज़ाइन, जो इसको कुछ एडवांटेजेस देता है। इसी तरह के डिज़ाइन पे 40s में जर्मन्स एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। इस तरह के डिज़ाइन में हाई स्पीड पे विंग ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे प्लेन के टूटने का डेंजर हो जाता है। अगर विंग्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो उससे उसका वेट बढ़ेगा जिसके अपने खुद के डिसएडवांटेज हैं। लेकिन 80s में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो थे कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट मटेरियल्स वेट में कम और स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते हैं। फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग पे जहाँ रशिया में Su-47 के थ्रू एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, वहीं US में X-29 प्रोटोटाइप पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। दोनों ही देश फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग की सारी कमियों को सॉल्व नहीं कर पाए और इसी वजह से Su-47 फिफ्थ जनरेशन फाइटर की रेस से बाहर हो गया और इसके बाद इसका यूज़ एक टेस्ट पैड की तरह किया जाने लगा। MiG-1.44 भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर नहीं बन सका। सिर्फ 2 टेस्ट फ्लाइट्स के बाद ही 1.44 प्रोग्राम को रोक दिया गया क्योंकि नई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये प्लेन परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। 2001 में सबको समझ में आ गया था कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर के लिए कुछ हट के डिज़ाइन करना पड़ेगा। आइडियली रशिया को ज़रूरत थी एक पेयर की, जिस तरह से MiG-29 और Su-27 ने एक पेयर की तरह काम किया था। अमेरिका में इसी वजह से F-22 और F-35 पे काम हो रहा था जो F-16 और F-15 को रिप्लेस करने वाले थे। लेकिन बजट की कमी के चलते रशिया में एक ही प्लेन को डेवलप किया जा सकता था। इस प्लेन को एक वर्किंग टाइटल मिला पाकफा। मिकोयान और सुखोई को टेंडर के लिए बुलाया गया और उनको रिक्वायरमेंट्स बताए गए, जो थी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, सुपर क्रूज, लो रेडार क्रॉस सेक्शन यानी कि स्टेल्थ, एरियल और ग्राउंड टारगेट्स दोनों को अटैक करने की कैपेबिलिटी। सुखोई को 2002 में लीड डेवलपर सेलेक्ट किया गया और प्रोजेक्ट को इंडेक्स मिला T50। सर्विस में आने के बाद इसका नाम होगा Su-50। इसी तरह Su-27 को Su-27 से पहले T10 बुलाया जाता था।
2007 से T-50 के एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप्स असेंबल होने लग गए थे। इसके डिज़ाइन में सुखोई ने न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी। सुखोई की हिस्ट्री में पहली बार पेपरलेस डिज़ाइन किया गया, यानी कि डिज़ाइन का सारा काम कंप्यूटर्स पे 3D मॉडलिंग से किया गया था। पहला फ्लाइंग प्रोटोटाइप जनवरी 2010 में प्लांट से निकला। उससे पहले जो प्रोटोटाइप 2009 में निकला था, उसको सिर्फ ग्राउंड बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जा रहा था। 29 जनवरी 2010 को इस प्रोटोटाइप ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट करी। किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए उसकी फर्स्ट फ्लाइट एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, जहां आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अभी तक का काम ठीक से हुआ है। वहीं आपको बहुत सारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी पता चलते हैं। ऐसी ही बहुत सी टेस्ट फ्लाइट से प्लेन की स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और एरोडायनेमिक्स से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर उस डेटा को यूज़ करके नए रूल्स बनाए जाते हैं, जिनको कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम में यूज़ किया जाता है। इस तरह शुरू के टेस्ट में सिर्फ एरोडायनेमिक्स, इंजन्स और मटेरियल की स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है। प्लेन के बाकी इक्विपमेंट्स और वेपन्स के टेस्ट उसके बाद स्टार्ट होते हैं। अब बात करते हैं T-50 के डिज़ाइन की। SU-27 की ही तरह T-50 की भी पूरी बॉडी एक बड़े से विंग की तरह काम करती है। इसके साथ ही इसमें भी फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, जो कि पायलट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्लेन को कंट्रोल करता है। T-50 के विंग में है एक ग्रुपिंग लीडिंग एज, एक एलेरॉन और एक फ्लैपरॉन। इसके साथ ही विंग का रूट भी टर्न होता है। इन सब के कॉम्बिनेशन से विंग की सरफेस डिफरेंट शेप्स ले सकती है। इस तरह का विंग डिज़ाइन उन कमियों को ख़त्म करता है जो कैनार्ड्स की वजह से SU-30 MKI को आती है। मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम्स इस तरह की कंट्रोल सरफेसेस को एक सिंगल सिस्टम में इंटीग्रेट करता है, जो इस प्लेन को हाईली मैन्यूवरेबल बनाता है। राडार से बचने और बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए इस प्लेन में कॉम्पोजिट्स का यूज़ हुआ है, जो कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। बिना पेंट वाले इस प्रोटोटाइप में जो ग्रे एरिया है वो कार्बन फाइबर है। राडार किसी प्लेन को कितनी अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सकता है, ये पता चलता है प्लेन के राडार क्रॉस सेक्शन एरिया यानी RCS से। प्लेन के साइज के साथ ही उसकी शेप भी RCS को अफेक्ट करती है। फ्लैट वर्टिकल सर्फेसेस जैसे स्टेबलाइजर्स और फ्यूजलाज के साइड की वॉल्स सबसे ज़्यादा सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके साथ ही प्लेन्स के जॉइंट्स, इंजन के कंप्रेसर और बॉडी से बाहर निकले हुए पार्ट्स भी RCS को बढ़ा देते हैं। इन सब को हैंडल करने के लिए 5th जनरेशन फाइटर्स में कुछ टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जैसे बॉडी पे कॉम्पोजिट्स को यूज़ करना, साथ ही डिज़ाइन में पैरेलल सर्फेसेस को यूज़ करना। इन सर्फेसेस को आप T-50 में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह राडार सिग्नल्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ट कर दिया जाता है। साथ ही जो वेपन्स पहले प्लेन के बाहर रहते थे, उनका प्लेन के अंदर रखा जाता है और इंजन्स में जाने वाले एयर डक्ट्स को कर्व बनाया जाता है, जिससे कि राडार बीम्स इंजन के कंप्रेसर से रिफ्लेक्ट ना हो या फिर बहुत ही कम रिफ्लेक्ट हो। अब बात करते हैं इंजन्स की। इंजन्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्रस्ट टू वेट रेशियो। अगर ये रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है इंजन्स अपने वेट से ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, यानी कि वो वर्टिकली भी एक्सेलरेट कर सकता है। 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स आफ्टर बर्नर यूज़ करके सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर पाते हैं। आफ्टर बर्नर्स में बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है और इसलिए इसको लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किया जा सकता। न्यू जनरेशन इंजन्स को ऐसा बनाने का ट्राई किया जा रहा है कि बिना आफ्टर बर्नर्स के सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा जा सके। इसको कहते हैं सुपर क्रूज। बिना अच्छे इंजन के एक 5th जनरेशन फाइटर नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ ही सुपर मैन्यूवरेबिलिटी में भी इंजन का एक रोल है, वो है थ्रस्ट फैक्टरिंग, जो कि SU-30 MKI और SU-35 को इतना एजाइल बनाता है। अमेरिकन F-22 रैप्टर में भी थ्रस्ट फैक्टरिंग नोजल्स हैं, लेकिन ये सिर्फ 2D में काम करते हैं, यानी कि सिर्फ ऊपर और नीचे, जबकि सुखोई के थ्रस्ट फैक्टरिंग नोजल्स 3D में काम करते हैं। 3D थ्रस्ट फैक्टरिंग का फ़ायदा ये है कि प्लेन किसी भी डायरेक्शन में एकदम से टर्न कर सकता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में नोजल होने की वजह से एकदम से मुड़ने की वजह से प्लेन की स्पीड बहुत तेज़ी से कम हो जाती है और इसके साथ ही प्लेन नीचे गिरने लग जाता है, जो कि डॉग फाइट में डेंजरस हो सकता है। इसी वजह से F-22 में सिर्फ 2D वेक्टरिंग रखी गई। F-22 की नोजल्स फ्लैट हैं। इंजन से निकलने वाली हीट को फ्लैट सरफेस ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड कर देती है, जिससे प्लेन का हीट सिग्नेचर कम हो जाता है, जो हीट सीकिंग मिसाइल से बचने के काम आता है। T-50 के लिए भी हो सकता है आगे जाके इसी तरह की नोजल्स को यूज़ किया जाए। वहीं अगर F-35 को इससे कंपेयर किया जाए तो F-35 में सिंगल इंजन है जो 19.5 टन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि इसका नॉर्मल टेक ऑफ वेट 20 टन है, जिसका मतलब है कि इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 है।
कन्वेंशनल टर्म्स में F-35 सुपर क्रूज भी नहीं कर सकता, लेकिन F-35 को एक ज़्यादा वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसके एक साथ 3 वेरिएंट डिज़ाइन किए गए हैं। वेरिएंट ए जो कि ग्राउंड बेस्ड फाइटर है और यूएस एयरफोर्स के साथ 9 और देशों की एयरफोर्स में सर्व करेगा। वेरिएंट बी जो यूएस मरीन कॉर्प्स और ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करेगा। वेरिएंट सी जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेगा। इनमें सबसे इंटरेस्टिंग है वेरिएंट बी जो कि शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। इसी तरह का एक एयरक्राफ्ट हैरियर इंडियन नेवी ने भी ऑपरेट किया है, जिसके बारे में मैंने INS विराट के वीडियो में बताया है। लेकिन F-35 को पायलट के लिए इजी बनाने के लिए अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। इसकी एग्जॉस्ट नोजल वर्टिकल लैंडिंग के लिए नीचे की तरफ हो जाती है और कॉकपिट के पीछे से एक फ़ैन वर्टिकल थ्रस्ट पैदा करता है। इस फ़ैन को डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये सेम इंजन से पावर लेता है। इंजन के हाई RPM और पावर को संभालने के लिए कनेक्टिंग शैफ्ट को डिज़ाइन करना बहुत चैलेंजिंग टास्क था। T-50 अभी वही इंजन्स यूज़ कर रहा है जो कि Su-35 यूज़ करता है और नए इंजन्स पे काम चल रहा है जिसकी टेस्टिंग 2017 के एंड तक ही स्टार्ट हो पाएगी। इसके बाद ही ये प्लेन मार्क 1.5 पे सुपर क्रूज कर पाएगा। F-22 एयर डोमिनेंस फाइटर है, जबकि F-35 बेसिकली एक ग्राउंड अटैक फाइटर है। F-35 अपने एम्स को कितना पूरा कर पाया है, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है। F-22 को बनाया गया था एक पावरफुल USSR को काउंटर करने के लिए, लेकिन USSR के ब्रेकडाउन के बाद US जो अपोनेंट एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसे नहीं मिल पाया। इसलिए इसके प्रोडक्शन को 2010 में 200 रैप्टर्स के बाद रोक दिया गया। T-50 और F-22 किस तरह के फाइटर्स होंगे ये समझने के लिए दोनों देशों में प्लेन्स के डेवलपमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। US में जहां स्टेल्थ को फोकस करके F-117 और B-2 बॉम्बर्स बने थे, उसी को फाइटर्स में इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई किया जा रहा था। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में US का मुकाबला करना मुश्किल है और इसीलिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि F-22 और F-35 भी स्टेल्थ की हेल्प से छुपकर स्ट्रेटजी बेस्ड मिशन करेंगे। वहीं रशियंस ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि स्टेल्थ पे काम करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे सिस्टम्स बनाना जो स्टेल्थ को डिटेक्ट कर सकें, जैसे कि S-400 और S-500 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम्स। रशियंस की एक्सपर्टीज़ है सुपर मैन्यूवरेबिलिटी में और इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि T-50 शायद स्टेल्थ में F-22 या F-35 जितना इफेक्टिव ना हो, लेकिन मैन्यूवरेबिलिटी में उनसे बहुत आगे होगा। उम्मीद तो है कि ये सभी 5th जनरेशन फाइटर्स कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट डिपेंड करेगा इनको उड़ाने वाले पायलट्स और मिशन प्लानिंग करने वाले ऑफिसर्स पे। T-50 पे ही बेस्ड होगा इंडो रशियन FGFA, जिसमें इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एवियोनिक्स और वेपन होंगे। ये सभी प्लेन्स सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए इनके परफॉर्मेंस के बारे में अभी सिर्फ स्पेक्यूलेट ही किया जा सकता है। इन सभी प्लेन्स के डिज़ाइन, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस के बारे में इतनी बातें हैं जिनको ना तो एक बार में एक्सप्लेन किया जा सकता है और ना ही उनको एक बार में समझा जा सकता है। आई होप इनको समराइज़ करने की मेरी एक कोशिश आपको पसंद आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।